जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत के बाद अगर कोई इतना वास्ट एक्सपेंशन हुआ है किसी एम्पायर का या फिर उससे भी ज्यादा, तो वो था मुगल एम्पायर। और आज के लेक्चर में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक स्कोर्स द मैक्सिमम वैल्यू इन योर एग्जामिनेशंस। आपको मुगल एम्पायर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मुगल एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट से लेके वेरियस बैटल्स जो हुई थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था मुगल एम्पायर के टाइम पे, डिक्लाइन को लेकर, साथ ही साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हुए हैं मुगल एम्पायर में, हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम प्रीव्यू देखेंगे इस लेक्चर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, देन Who were the important rulers? अकबर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसके शासनकाल में, इसके रेन में जो भी एक्टिविटीज हुई थी, जो भी डिसीजंस लिए गए थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हुए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बन जाते हैं मुगल एम्पायर का, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं ये आगे के एडमिनिस्ट्रेशन को शेप अप करने में। फिर हम रिलीजियस पॉलिसीज देखेंगे। इसमें भी हम मेनली अकबर की रिलीजियस पॉलिसी देखेंगे। दीन इलाही, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था दीन इलाही, हम उसको भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे हम। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था मुगल एम्पायर का, मनसबदारी सिस्टम क्या था। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक अलग से सेपरेट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, मनसबदारी सिस्टम। ये भी अकबर से ही कोरिलेटेड है, बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर बन जाता है मुगल एम्पायर का। फिर हम देखेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स। आप सब ने मुगल एम्पायर के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, नहीं तो देख रखा होगा, या तो मूवीज में या सीरियल्स में, कहीं ना कहीं। और आपको पता होगा मुगल एम्पायर जो है ना, वो अपने कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए बहुत जाना जाता है। वहां पे जिस तरीके का एडवांसमेंट हम देख सकते हैं कल्चर के हर एस्पेक्ट में, यानी कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग्स, हर एस्पेक्ट में हम एक बहुत ही बेहतरीन एडवांसमेंट देखते हैं, बहुत ही उच्च दर्जे का हम डेवलपमेंट देख पाते हैं। तो उसी कल्चरल एडवांसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी विल सी मुगल लिटरेचर, आर्किटेक्चरल लेगेसी, मुगल आर्ट, एंड देन फाइनली डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है और यही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा इस लेक्चर में। सो लेट्स बिगिन विद दिस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैप। ये जितना कलर कोडेड दिख रहा है आपको, दिस क्रीमिश कलर, ये पूरा मुगल एम्पायर के अंडर आता है, ये पूरा एरिया। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसको, तो इंडियन टेरिटरी जो आज की करंट इंडियन टेरिटरी है, उसके साथ ही साथ हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला हिस्सा भी देख पाते हैं। ये पूरा हिस्सा मुगल एम्पायर के अंडर आता था। तो अब तक हमने जितने भी शासनकाल पढ़े हैं या जितने भी साम्राज्यों के बारे में पढ़ा है, अगर हम एंशिएंट में जाएं तो एक मगध का जो साम्राज्य था, मगध डायनेस्टी जो थी, उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था, और मुगल डायनेस्टी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है, इसको हम थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मुगल एम्पायर जितना वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम अभी तक नहीं देखते हैं कहीं। इसके बाद अगर कोई इतना ज्यादा एरिया को आधिपत्य में लेता है तो वो आ जाते हैं ब्रिटिशर्स, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर वाज अ सिग्निफिकेंट पावर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। टाइम पीरियड नोट करने वाला है, अर्ली 16th टू 19th सेंचुरी। अर्ली 16th यानी कि 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में ये साम्राज्य, ये एम्पायर इंडिया में रूल कर रहा था। इसकी लेगेसी में रिमार्केबल फीचर्स क्या है? आर्ट, आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। Now let's see the establishment. ये establishment हुआ कैसे है? I'll just move aside. See this, okay? Now here it is Mughal Empire. Parallelly में यहाँ पे अहमदनगर सल्तनत एंड बीजापुर सल्तनत चल रही है, जो कि बहमनी किंगडम का पार्ट थी, एंड नीचे विजयनगर एम्पायर चल रहा है, ओके? अब ये जो इतना वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ है मुगल एम्पायर का, ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ कैसे है, ये शुरुआत ही कैसे हुई है, ये हम देखते हैं। It was founded by बाबर in 1526. ये नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे कुछ ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। इट वॉज स्टैब्लिश्ड, यानी कि मुगल एम्पायर जो है बाबर ने स्टैब्लिश किया था। बाबर फरगना से आया था, ओके?
आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट बाबर जो है फरगना से माइग्रेट किया था उसने, सेंट्रल एशिया के हिस्से से, एंड देन ही इन्वेडेड इंडिया। और एक बैटल हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था वो? 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। पानीपत हरियाणा के पास है, सबको पता है, हरियाणा में ही एक्चुअली है पानीपत। और वहां पे बैटल हुई थी ये, जिसमें ये एक डिसाइसिव बैटल थी, जिसने क्या डिसाइड किया था? ये डिसाइड हुआ था इस बैटल के बाद कि कौन सी सल्तनत या कौन सा एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है और कौन सी सल्तनत दोबारा से यहाँ पे इमर्ज कर रही है या स्टैब्लिश हो रही है। तो कौन सी सल्तनत थी जो डिक्लाइन हुई थी? वो थी दिल्ली सल्तनत, क्योंकि ये युद्ध हुआ था दो लोगों के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी। एंड हु वाज इब्राहिम लोदी? इब्राहिम लोदी was the last ruler of लोदी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो हमने लोदी डायनेस्टी पढ़ी थी दिल्ली सल्तनत में, उसका आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। उसके और बाबर के बीच में, फरगना से आए हुए एक आक्रमणकारी या इन्वेडर के बीच में हुई थी ये बैटल। और इससे डिसाइड होता है कि अब आगे के समय काल में मुगल एम्पायर रूल करेगा इंडिया में। बाबर के बारे में अगर हम देखें तो उनका जो लीनियज है, बाबर का जो लीनियज रहा है, यानी कि जो एंसेस्ट्री रही है उनके जो पूर्वज रहे हैं, उनको रिलेट किया जाता है चंगेज खान और तिमोर से। चंगेज खान एंड तिमोर सेंट्रल एशिया में बहुत ही बार्बरिक एंड वेरी पावरफुल रूलर्स। ओके, इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानने की जरूरत है, बट चंगेज खान के बारे में आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा। ही वॉज वेरी बार्बरिक, वेरी क्रूअल, और उसकी आक्रमणकारी जो स्ट्रैटेजीज थी, इन्वेडिंग स्ट्रैटेजीज थी, वो इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग थी कि वो किसी भी एरिया में जब इन्वेड करता था, कहीं पे भी जब वो जाता था इन्वेजन के, आक्रमण के उद्देश्य से, उस पूरे एरिया को तहस नहस कर देता था। ऐसा नहीं है कि वो कहीं गया है और कहीं पे उसने इन्वेजन किया और प्लंडर किया, यानी कि वेल्थ लूटी और वो वापस चला आया। नहीं, वेल्थ कैप्चर करने के बाद भी, धन धान्य लूटने के बाद भी वो उस पूरी जगह को तबाह कर देता था। लोगों को मारना, महिलाओं के साथ अत्याचार होना, और स्लेव्स बना लेना लोगों को, मार्केट डिस्ट्रॉय कर देना, रेसिडेंशियल एरियाज डिस्ट्रॉय कर देना। तो उसकी पहचान ही यही थी कि उसका आक्रमण जो है वो सभ्यताओं को नष्ट करता है। दिस वॉज द, आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट फीचर, तो नहीं कहा जा सकता, प्रोमिनेंट फीचर तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, बट चंगेज खान की जो एक्टिविटीज थी वो बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में जाती हैं, इसलिए ये एक पहचान बन गई थी उसकी, एक कुपहचान थी, बैड लाइट में जिसे देखा जाता है। तो उसी लीनियज से बाबर को रिलेट किया जाता है कि उन्हीं के वंशज में से कोई एक था, उसी की चंगेज खान एंड तिमोर के लीनियज में से ही बाबर आया था। नाउ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है और मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। 3 बैटल्स हुई थी पानीपत की, ओके, जिनके बारे में हम देखेंगे आगे। 3 बैटल्स हुई थी एंड दे वर वेरी इंपॉर्टेंट इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपने देख लेना है बस एक बारी, जस्ट गो थ्रू देम, गिव इट अ शॉट, डू नॉट इंडल्ज इनटू गोइंग इनटू वेरी डिटेल्स, ठीक है, डू नॉट इंडल्ज इनटू निटी ग्रिटीज ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप एक एक लाइन पढ़ने लग जाएं, एक एक कॉज पढ़ने लग जाएं कि ऐसा क्यों हुआ था। सी, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। आप अगर किसी चीज को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, वो आपके इंटरेस्ट का पार्ट है। बट एज ऑफ नाउ माई एम एंड माई ऑब्जेक्टिव इज कि आपको अपने एग्जाम के लिए चीजें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आनी चाहिए, और जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप सॉल्व कर पाए, उस तरह से आपको वो टॉपिक समझ आना चाहिए। सो नो नीड टू गो इनटू निटी-ग्रिटीज, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या था। एक तरफ बाबर की सेना थी, उसने इन्वेड किया था, और एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी। अब यहाँ पे एक कहानी है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इब्राहिम लोदी के जो अंकल थे सिकंदर लोदी, कहा जाता है ऐसा कि सिकंदर लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था यहाँ पे इन्वेड करने के लिए। तो आपने वो कहावत सुनी है ना, घर का भेदी लंका ढाए, या विश्वासघात अपनों से मिलता है। तो वही चीज है कि इब्राहिम लोदी के परिवार के ही सदस्य ने बाबर को इनवाइट किया था इन्वेड करने के लिए, ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके, उसे गद्दी से हटाया जा सके, और फिर सिकंदर लोदी खुद यहाँ पे शासक बन सके। पर ऐसा होता नहीं है।
जब भी किसी तीसरे को इन्वॉल्व किया जाता है घर के पर्सनल मैटर्स में या किसी स्टेट के इंटरनल मैटर्स में, तो वो जो इन्वेजन होता है या वो जो इंटरफेरेंस होता है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही जाता है, बैकफायर ही करता है। कोई भी साम्राज्य, कोई भी राज्य या कोई भी परिवार किसी तीसरे के इंटरफेरेंस से कभी भी आगे नहीं बढ़ सका है। ये सीख मिलती है हमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। बाबर आया तो सही, उसने इन्वेजन भी किया, बट इब्राहिम लोदी को हराने के साथ साथ उसने सिकंदर लोदी को भी आप कह सकते हैं डिस्कार्ड कर दिया, मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, दैट ही नो मोर रिक्वायर्ड, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं आया ही यहाँ पे था अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने मोटिव से और अपने इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत का नामो निशान ही मिट जाता है यहाँ पे। ये एक कहानी थी बैटल ऑफ पानीपत के पीछे, ठीक है। सो बाबर का इन्वेजन होता है, एक बैटल लड़ी जाती है जिसमें बाबर के पास कुछ एडवांस टेक्निक्स थी बैटलफील्ड में। गन पाउडर का यूज करना वो जानता था, बारूद का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में। साथ ही साथ उनके पास कैवलरी बहुत स्ट्रांग थी, कैवलरी यानी घुड़सवारी सेना जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत एफिशिएंट थी। तो उसका एक एडवांटेज मिला बाबर को एंड ही वॉन दिस बैटल। नाउ here are a few prominent rulers of Mughal Empire. I'm repeating it again. Few prominent rulers of Mughal Empire. Okay. Now अब ये prominent rulers हैं क्या? बाबर, इसका शासनकाल दिया हुआ है 1526 to 1530. Then हुमायूं 1530 to 1540. एंड बीच में एक ब्रेक दिखता है आपको 30 to 40 एंड 55 to 56. अब ये ब्रेक क्या है? हुमायूं और शेर शाह सूरी, इनके बीच में एक बैटल हुआ था जिसमें हुमायूं को डिफीट कर दिया गया था और हुमायूं को देश निकाला मिल गया था। मिल क्या गया था? देश निकाला। बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं ने देश छोड़ दिया था और ईरान के शासक के कोर्ट में उसने कुछ दिन अपना शरण लिया था, शेल्टर ली थी। तो ये ब्रेक वही है, जितने दिन हुमायूं इंडिया में नहीं था, भारत में नहीं था, और जितने दिन शेर शाह सूरी ने यहाँ पे रूल किया मुगल एम्पायर के अंडर, तो ये वो ब्रेक है। बट अगेन ही केम बैक, हुमायूं केम बैक एंड ही डिफीटेड शेर शाह सूरी। तो ये फिर उसके पास हालांकि 1 ही साल का शासनकाल बचा, 1 ही साल वो रूल कर पाया शेर शाह को हराने के बाद भी, एंड देन ही डाइड। देन केम अकबर, वी हैव हिज टाइम पीरियड 1556 to 1605. देन जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। बीच बीच में कुछ और भी रूलर्स आए हैं, बट दीज वर द प्रोमिनेंट वंस। इन्हीं के कंधों पर मुगल एम्पायर की सत्ता टिकी हुई थी, तो इसीलिए इनका नाम ज्यादा लिया जाता है, इनके बारे में आप ज्यादा सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। अकबर, अब हम देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर का नाम सबने सुना है, देयर वर वेरियस सीरियल्स जो बने हैं अकबर के उस पे समय काल पे, उसके शासन काल पे, साथ ही साथ उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी। अकबर पे एक मूवी भी बनी है जो आप लोगों ने देखी होगी, आई एम श्योर, नहीं देखी है तो देख लीजिए, यू विल गेट एन आइडिया हाउ द थिंग्स वर। ऑल्दो उसमें ऐसा कुछ ट्रू फैक्ट नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, वो एक मूवी बनाने के लिए मिर्च मसाला ऐड करके किया गया है, बट ठीक है, दैट्स हाउ इट इज, यू नो, दैट्स हाउ द बिजनेस इज। नाउ अकबर के रेन में ये था मुगल एम्पायर। नाउ लुक एट दिस, ये पूरा मुगल एम्पायर था। डेक्कन में आप देख रहे हैं खानदेश तक बस था, ओके, डेक्कन में बहुत नीचे तक इन्वेड नहीं हुआ है। अकबर के शासनकाल में ये था आपका मुगल एम्पायर, ये था टेरिटोरियल एक्सपेंशन मुगल एम्पायर का। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक्सपेंशन तो हुआ है काफी, ठीक है, बट उसकी जो पॉलिसीज थी, उसकी जो नीतियां थी अकबर की, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हो, चाहे रिलीजियस पॉलिसीज हो, या फिर उसकी जो भी कहते हैं सर्वधर्म संभाव एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सारे धर्मों को या सारे रिलीजन्स को बराबर एम्फेसिस किया जा रहा है, बराबर वेटेज दिया जा रहा है, बराबर इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कोई धर्म किसी से कम नहीं है। तो ये जो भाव है ना, ये अकबर के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाता है। ऑल्दो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग, ये सारी चीजें उसके इंटरेस्ट से ही प्रभावित थी, उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ही केटर करती थी। कहने का मतलब ये जो भी सर्वधर्म संभाव वाली जो कॉन्सेप्ट है, उसका रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट होना, बहुत सहिष्णु होना, ये सब उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को केटर करता था। ये सब उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये चीजें की थी, ठीक है। अल्टीमेट मोटिव था पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। ही इज
renowned for his policies of tolerance and administrative reforms. बहुत सारे administrative reforms हुए हैं उसके टाइम पे, जिसमें से मनसबदारी एक रिफॉर्म है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. मनसबदारी is a very important feature. Establishment of दीन इलाही. Now this comes under religious reform. दीन इलाही का establishment हुआ है. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये दीन इलाही है क्या. अब रिलीजियस पॉलिसी पे चलते हैं हम. मुगल एम्पायर प्रैक्टिस्ड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस स्पेशली अंडर अकबर. हमने अभी देखा अकबर के अंडर ये धार्मिक सहिष्णुता वाली जो भावना थी उसको बहुत बढ़ावा दिया गया, उसको बहुत प्रोपोगेट किया गया कि सारे धर्म एक हैं, सब धर्म जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छे अच्छे एलिमेंट, सारे धर्मों से अच्छे अच्छे एलिमेंट्स को लेके और एक जगह पे उनको एकत्रित करना, सारे धर्मों के लर्नड स्कॉलर्स को लेके एक जगह पे एकत्रित करना और उनके साथ मीटिंग करना, ये अकबर का रूटीन का हिस्सा था. ओके. एफर्ट्स टू इंटीग्रेट हिंदू एंड मुस्लिम. ये एफर्ट बहुत ही डेलिब्रेटली और बहुत ही फोकस के साथ किया गया था हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए. नाउ दीन इलाही. लेट्स कम टू दीन इलाही. ओके. ये वाली पिक्चर अगर आपको दिख रही है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्लियर, ये ऐसे ही मेंशन थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस स्कॉलर्स बैठे हैं ऑफ वेरियस डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है, अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको ये एक सभा जैसी दिख रही होगी, एक मीटिंग जैसी दिख रही होगी. तो अकबर करता क्या था, अकबर का ये एक तरीका था, ये एक रूटीन का हिस्सा था कि एवरी थर्सडे, ओके, ही यूज्ड टू गैदर ऑल द लर्नड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, और ये इनके साथ इबादत खाना नामक एक उसने जगह बना रखी थी जहाँ पे वो बैठता था इन सारे स्कॉलर्स के साथ, और फिर अपने अपने धर्मों के बारे में ये स्कॉलर्स जो है अच्छी अच्छी बातें अकबर को बताया करते थे. एंड अकबर यूज्ड टू लिसन टू देम वेरी केयरफुली, और वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करता था जो भी अच्छे एलिमेंट्स हैं, किसी भी धर्म का जो भी अच्छा एलिमेंट है वो उसको अपने शासन के तरीकों में इंटीग्रेट करने की कोशिश करता था. तो यही कॉन्सेप्ट था दीन ए इलाही का. बैकग्राउंड क्या था, विल सी. इट वाज प्रोपाउंडेड इन 1582. दीन ए इलाही का ईयर अगर कभी आ जाता है आपसे पूछने को तो किस साल में आया था, 1582 में. ओके. Intending to merge the best elements of religions of his empire. Intention क्या था इसका कि जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, उनके सारे बेस्ट एलिमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करना, आपस में उनको मिला जुला के एक अच्छी सी धार्मिक नीति तैयार करना, ये ही इंटेंशन था दीन इलाही का. ओके. नाउ लेट्स मूव टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. इतना वास्ट एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करेगा. जाहिर सी बात है एक बहुत ही एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा, स्ट्रक्चर बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही फ्लॉलेस चाहिए होगा. तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बना था. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. सबसे टॉप पे मुगल एम्पायर और उसका चीफ बादशाह यानी कि द रूलर. अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, जितने भी रूलर्स थे, उन्हें सुल्तान कहा जाता था. ओके. बट मुगल एम्पायर में जितने भी रूलर्स हुए उन्हें बादशाह की उपाधि दी गई थी. ये एक डिफरेंस है. अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कुछ अंतर बताइए दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच में, तो ये एक अंतर है. ठीक है. बादशाह के बाद सूबेदार. अब सूबेदार चीफ कहाँ का है, सूबा का. सूबा इज व्हाट, अ प्रोविंस, प्रांत. जो एम्पायर था वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा था और उन हिस्सों को कहते थे प्रांत और प्रोविंस या फिर सूबा. ठीक है. आपके मुस्लिम या मुगल जो आपका नॉमेनक्लेचर था उसमें सूबा कहते थे और उसके चीफ को कहते थे सूबेदार. प्रोविंस को बांटा गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में, जिसे सरकार कहते थे. और सरकार को देखने के लिए, सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, जिला है. ठीक है. योर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सरकार. और उसको देखने के लिए एक फौजदार होता था और एक अमलगुजार होता था. फौजदार वॉज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. नाउ अगर आपने कभी सुना हो तो कोर्ट में भी कहते हैं फौजदारी कोर्ट है और दीवानी कोर्ट है. फौजदारी कोर्ट वो होती है जहाँ पे ये क्रिमिनल केसेस या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस देखे जाते हैं, डील किए जाते हैं. तो उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं. फौजदार जो था वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस देखता था, उनका इंचार्ज था. अमलगुजार जो था वो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड रेवेन्यू था. ठीक है. जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, वो टाइमली कलेक्ट हो रहे हैं या नहीं, टाइमली डिपॉजिट हो रहे हैं ट्रेजरी में या नहीं, इन सब का रिकॉर्ड रखना अमलगुजार का काम था. ठीक है. Now districts were again further divided into sub districts जिन्हें परगना कहा जाता था. डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें परगना कहा जाता था.
परगना में कौन था? शिकदार, ओके, मिलिट्री एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था। शिकदार जो होता था वो मिलिट्री ड्यूटीज भी निभाता था, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी निभाता था। कहाँ की? परगना की, सब डिस्ट्रिक्ट्स की, ओके। देन लास्टली विलेज, सबसे छोटी यूनिट थी विलेज, और वहां पे मुकद्दम होते थे जो विलेज हेडमैन कहलाते थे। अब यहाँ पे ना मुकद्दम के साथ साथ आपको 2-3 वर्ड्स देखने को और मिल जाएंगे अदर टेक्स्ट में। इस चार्ट में तो एक ही मेंशन है क्योंकि ये ज़्यादा प्रेवलेंट था, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता था। बट मुकद्दम के साथ साथ आपको खुद और चौधरी देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा, आपने कभी ये नोटिस किया है, देयर आर वेरियस पंजाबी मुस्लिम्स जो अपने नाम के आगे चौधरी यूज करते हैं एज अ सरनेम, ठीक है। तो दैट चौधरी इज नॉट अ सरनेम इन जनरल, वो यहीं से आया है, वो टाइटल आया है यहाँ से। उनके परदादा और उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कभी विलेज हेडमैन रहे होंगे, तब उनको ये उपाधि दी जाती थी चौधरी की, और वही फिर वो लेगेसी कंटिन्यू करते हैं एज अ सरनेम, ओके। नाउ अगेन लेट अस सी, ये एक और छोटा सा फ्लो चार्ट है। सी देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में कोई गिने चुने 4-5 ऑफिसर्स नहीं होते हैं, हर लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, और उनके भी सब असिस्टेंट्स होते हैं या सब ऑफिसर्स होते हैं, ओके। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हैं उनका आपको याद रहना चाहिए कि ये कौन से डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, कौन सा डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फ्लो चार्ट है, अगेन एम्परर, सूबेदार एंड फौजदार एंड मुहात्सिब। अब यहाँ पे आपको मुहात्सिब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली ये है लॉ एंड ऑर्डर वाला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला ये स्ट्रक्चर है। एक हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हैं फौजदार, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में है, मिलिट्री वर्क देख रहा है या मिलिट्री से रिलेटेड। मिलिट्री यहाँ पे मतलब है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली चीजों से। देन यहाँ मुहत्सिब है या कोतवाल, मुहत्सिब या कोतवाल, हमने वहाँ अमलगुजार भी देखा था। तो एक ही पोजीशन के कई नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ मुहत्सिब एंड कोतवाल क्या है, वो भी डिस्ट्रिक्ट में है, ड्यूटीज कौन सी देख रहा है, सिविल ड्यूटीज देख रहा है। देन परगना में शिकदार्स हैं, शिकदार के नीचे भी थानाज हैं एंड थानेदार्स हैं, ठीक है। परगना के नीचे आपके थाना आ गए। अब यहाँ पे चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने परगना के नीचे विलेज नहीं देखा, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में परगना के नीचे सीधे विलेज देखा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, तो परगना के नीचे थाना आता है, और थाना के जो इंचार्ज है वो कौन है, थानेदार हैं, ठीक है। थानेदार में भी अब वो कई कैटेगरीज में डिवाइडेड है जो अपना वेरियस डिपार्टमेंट देख रहे हैं। थाने में भी कई तरह के काम होते हैं ना, तो अब नॉट दिस थाना जो अभी इस समय करंट सिचुएशन में हमारे पास है, वो वाले थाने नहीं, बट उस समय भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रहा होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो एक थाने में भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड, ठीक है। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस, जस्ट गो थ्रू दिस, हैव अ लुक, अपनी कॉपी में ये चार्ट बना लें, और जब भी रिवाइज करना हो तो एक बार ही देख लें कि अच्छा ये लॉ एंड ऑर्डर वाला। मूविंग टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अब तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लिया, हमने लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखते हैं सेंट्रल में जो मेन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था या मेन जो एम्पायर था, उसके सेंटर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे काम कर रहा था। लेट्स हैव अ लुक एट दिस चार्ट। नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में द हेड वन वाज द किंग, ओके। सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की में कौन है, द किंग और द बादशाह। देन केम द वकील। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, आप इसको आज के टाइम से अगर पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप ऐसे समझें कि ही इज द मेन हेड, ही इज द मेन चीफ, बादशाह, और उसको असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, इसी को तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। कि जो गवर्नमेंट है, जो साम्राज्य है या जो सरकार है, उसके बीच में, उसके एकदम सेंटर में जो कोर ग्रुप है, जो कोर कमेटी है, उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि किंग के बाद आता है वकील, एंड द वकील इज द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैसे, ही इज द हेड एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो मेन पर्सन ये है जिससे सारे डिस्कशंस किए जाते हैं, जिससे सारे डिसीजंस डिस्कस किए जाते हैं कोई भी इम्प्लीमेंटेशन से पहले, या जो सारे डिसीजंस में अपना ओपिनियन या सजेशन रख सकता है, ठीक है। तो द वकील, एंड देन कम्स दीवाने आला।
अब दीवान आला क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो दीवान आला से कंसल्ट करके लिए जाते थे। मीर बख्शी डिस्ट्रीब्यूटेड सैलरीज टू ऑल मिलिट्री ऑफिसर्स एंड ऑल्सो इसका काम था मिलिट्री को कमांड करना, साथ ही साथ उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना कि ट्रूप्स को सैलरीज मिल रही हैं टाइम पे, ट्रूप्स के पास सारे वेपन्स हैं टाइम पे, रिसोर्सेज हैं या नहीं है, मिलिट्री जो है वो तैयार है कि नहीं हर वक्त युद्ध करने के लिए। कहीं से भी अगर किसी तरह के आक्रमण का खतरा नजर आ रहा है तो मिलिट्री रेडी है या नहीं है, रिसोर्सेज हैं या नहीं है, रिसोर्सेज को सप्लाई करने का जो भी लॉजिस्टिक चाहिए वो है या नहीं है। सो ऑल इन ऑल मेंटेनेंस ऑफ होल ऑफ द आर्मी वाज टेकन केयर बाय मीर बख्शी। ओके, देन कम्स सद्र उस सुदूर। नाउ सद्र उस सुदूर इज हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। धार्मिक विभाग का जो हेड था, जो चीफ था, जो मुखिया था, उसे कहते थे सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर का काम होता था धार्मिक नीतियों का निर्वहन करना या उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, देन केम काजी उल कुजात। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल मैटर्स को हैंडल करते थे, काजी उल कुजात। ओके, ही वाज हेड ऑफ जुडिशरी। खाने समान, ही वाज हेड ऑफ रॉयल फैमिलीज कोर। नाउ खाने समान क्या था कि जो रॉयल फैमिली है, जो बादशाह और उसका जो परिवार है, उससे जुड़ी जो भी समस्याएं होती थी, जो भी इश्यूज होते थे, जो भी मैटर्स होते थे, उनको हैंडल करना इस व्यक्ति का काम था। ठीक है, नाउ दीज ऑल वर द पोजीशंस। ये जो नाम लिखे हैं, वकील, दीवाने आला, सद्र सुदूर, काजी उल कुसाद, ये सब पोजीशंस थी। इन पोजीशंस पे डिफरेंट लोग जो है वो अपॉइंट किए जाते थे। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए मैंने आपको ये सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाया है ताकि आपको याद करने में ज्यादा आसानी हो। अब अगर आपको यही चीज अपनी कॉपी में बनानी है तो फटाफट आपने बस ऐसे ही डायग्राम बनाया और अपने वर्ड्स में लिख लिया। आपको हमेशा याद रहेगा कि मुगल एम्पायर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जाहिर सी बात है मुगल एम्पायर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग रहा होगा। जब हम आगे चल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे तो हम उस आर्किटेक्चर की भव्यता में देख पाएंगे, उसका जो मैग्निफिसेंस है आर्किटेक्चर की, उसी से पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग रही होगी। और वैसे भी जाहिर है कि एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्समैनशिप, आर्ट्स, जो भी आर्ट था, जो भी आर्किटेक्चर था, ट्रेड, कॉमर्स, एवरीथिंग वाज फ्लरिशिंग। यू नो, मार्केट्स वर डूइंग वेरी गुड, मार्केट्स वर फ्लरिशिंग, हर चीज के लिए अलग मार्केट थी, एफिशिएंट आपका सिस्टम था इकोनॉमी रन करने का। हमारे पास दीवाने आला था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को ही देखता था। तो इस वजह से, इतना सिस्टमेटाइज चैनल होने की वजह से मुगल एम्पायर की इकोनॉमी जो थी इट वाज रनिंग वेरी गुड, इट वाज फ्लरिशिंग ऑन अ वेरी गुड लेवल। अगेन वेरियस कॉइन्स वर फाउंड फ्रॉम मुगल एम्पायर। आपके गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं, सिल्वर भी मिलते हैं, कॉपर कॉइन्स भी मिलते हैं, वेरियस नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुगल्स यूज द मनसबदार सिस्टम। अब मनसबदार सिस्टम क्या था ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी स्लाइड में, लेकिन मुगल इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का ही बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था मनसबदारी सिस्टम। नाउ व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम? वील हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, वो जो स्लाइड थी उसमें मनसबदारी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट, बट आप यहाँ पे समझिए मनसबदारी सिस्टम था क्या। मैं आपको बहुत ही लेमैन तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मनसबदार जो थे, अकबर ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था पहली बात तो। ठीक है, नाउ मनसबदार क्या होते थे? मनसबदार वो व्यक्ति होते थे जिनको मिलिट्री साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की जाती थी। ठीक है, अगेन आई रिपीट, मनसबदार वो लोग होते थे जिन्हें मिलिट्री और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों साथ में एलोकेट की जाती थी। उन्हें किसी थोड़ा सा एरिया दे दिया गया, मान लीजिए कोई एक गांव दे दिया गया किसी मनसबदार को। ठीक है, अब उस गांव के लोगों से ही वो अपनी एक छोटी सी मिलिट्री यूनिट जो है वो प्रिपेयर करता था, उस गांव के लोगों से ही, और साथ ही साथ उस गांव से जो टैक्स आता था वो भी कलेक्ट करना उस मनसबदार का ही काम होता था। ठीक है, नाउ द वर्ड मनसब हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक टर्म मनसब। मनसब मींस अ पोस्ट, रैंक और स्टेटस। मनसब का मतलब क्या होता है? कोई पोस्ट, कोई रैंक या कोई स्टेटस। ठीक है, और जिसको ये मनसब मिला है उसे कहते हैं मनसबदार। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम।
इन 1570। जैसे हम लोगों ने दीन इलाही का देखा था टाइम पीरियड, वैसे मनसबदारी का भी टाइम पीरियड आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, 1570 है। डिवीजन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग मुगल रूल। मनसबदारी सिस्टम को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे? मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज डिवीजन ऑफ मिलिट्री एज वेल एज civil functions of the state during Mughal Empire. Okay. Sepoys performed various duties, defending international borders, manned and forts. Yeah, okay. Manned and forts, military men, policemen. Now, ये तो वो ड्यूटीज हो गई जो मनसबदार ने अपनी मिलिट्री अपनी मेंटेन की, ठीक है, एक छोटा सा मिलिट्री यूनिट, उसका काम था मेंटेन करना। अब उस मिलिट्री यूनिट में जो भी उसने सिपॉयज या सोल्जर्स, सिपॉयज का मतलब सिपाही होता है, सिपाहियों को भर्ती किया है, उनकी ये वेरियस ड्यूटीज दी हुई हैं। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मनसबदारी सिस्टम है उसमें दो तरह की रैंक होती थी, जात और सवार। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मनसबदारी सिस्टम में दो तरह की रैंक होती थी, जात और सवार। जात जो होता था वो कितना उसे किस जात की उसे मनसब मिली है। जात का मतलब यहाँ कास्ट से नहीं है, ठीक है, लेट मी टेल यू, जात का मतलब कास्ट से नहीं है, ये वो स्टेटस है, ये वो रैंक है जो उसको अलॉट की गई है किसी व्यक्ति को, यानी कि किसी मनसबदार को अलॉट की गई है वाइल मेकिंग हिम मनसबदार। किसी व्यक्ति को मनसबदार बनाते समय जो पोजीशन, जो रैंक उसे अलॉट की गई है वो उसको कहते थे जात। जैसे कि अगर मुझे 10,000 मनसब या 1,000 मनसब अलॉट किया गया है तो मैं 1,000 जात की मनसबदार हो जाती हूँ, ठीक है। इफ आई हैव बीन अलॉटेड मनसब 1,000 मनसब्स, देन I have a जात of 1,000 मनसब्स and I am मनसबदार of 1,000 जात, ठीक है। Now what is सवार? जो एडिशन होता जाता है उसकी पोजीशन में, मनसबदार की पोजीशन में उसके अच्छे काम की वजह से, अच्छे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो एडिशन होता जाता था, जिसे आप आज के टाइम में प्रमोशन से कोरिलेट कर सकते हैं, तो जो एडिशन उसको मिलता जाता था पोस्ट में, रैंक में, उसे कहते थे सवार। दीज वर द एक्स्ट्रा सवार्स। अब एक्स्ट्रा सवार से क्या मतलब है कि वो इतने ज्यादा जो भी एडिशनल सवार उसको अलॉट हुआ है एज अ रैंक, वो उतने ज्यादा हॉर्समैन रख सकता था अपने मिलिट्री यूनिट में। ओके, मेरी 1,000 की जात थी मनसब की, मुझे 100 सवारों का एडिशनल जो है वो मिला है, एडिशन मिला है मेरे मनसब में, ठीक है, 100 सवारों का एडिशन मिला मुझे मेरे मनसब में। मैं 100 हॉर्समैन और एलोकेट अपॉइंट कर सकती हूँ अपने मिलिट्री यूनिट में, एंड with this I can increase the tax which I collect from my mansabs to manage or maintain these additional sawars. I hope I'm clear on this. आप एक बारी पढ़िएगा इस चीज को खुद से, ठीक है, और फिर अगर कोई क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, ऑल्दो अगेन आई विल से यू नीड नॉट टू गो इन वेरी डिटेल्स, आपको इस पे थीसिस नहीं लिखनी है, रिसर्च पेपर नहीं लिखना है, आपको जो मोटा मोटा ध्यान रखना है वो इतना ही है कि मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस की थी, 1570 में इंट्रोड्यूस की थी, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का ये एक हिस्सा था, इससे वो फिनेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को रेगुलेट करता था। मनसबदार मिलिट्री, साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट करने की ड्यूटी को संभालते थे, मिलिट्री यूनिट्स को मैनेज करते थे, और जो मनसब उन्हें दी गई थी, जितने जगह की मनसब मिलती थी वहां से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, मनसबदार दो तरीके के थे, जात एंड सवार, ये पोस्ट होती थी, दो रैंक्स होती थी। जात वो रैंक होती थी जो मनसबदार को इनिशियली अलॉट होती थी, सवार वो रैंक होती थी जो उसे एडिशनली अलॉट की जाती थी या एलोकेट की जाती थी उसके अच्छी परफॉर्मेंस को देख के। जितना ज्यादा सवार एलोकेट किया जाता था वो उतने हॉर्समैन अपनी मिलिट्री यूनिट में अपॉइंट कर सकता था। दैट इज इट, इतना ही आपको मनसबदारी सिस्टम में याद रखना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कल्चरल अचीवमेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का कल्चर हम सब ने देखा है, फ्रॉम ताजमहल टू रेड फोर्ट टू वेरियस टॉम्स, हुमायूंस टॉम्ब एंड वेरियस टॉम्स एंड आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कल्चर ये बताता है मुगल एम्पायर का कि इट वाज वेरी डाइवर्स, वेरी रिच, और बहुत ही कह सकते हैं ना विस्तृत था, बहुत ही विस्तृत था जो सांस्कृतिक
पक्ष था मुगल एम्पायर का, इट वॉज वेरी डाइवर्स. ओके, वेरियस एलिमेंट्स वर इंक्लूडेड इन मुगल एम्पायर्स कल्चरल अचीवमेंट्स. नाउ अचीवमेंट्स कौन कौन से एस्पेक्ट्स में है? लिटरेचर में है, आर्ट है, आर्किटेक्चर में है. और एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है उसका ताजमहल. ठीक है, उसकी खूबसूरती का कोई मतलब इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो मुगल एम्पायर का जो कल्चरल अचीवमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ही हाई पेडेस्ट्रल पे है. लिटरेचर देख लेते हैं. अब ये जो चार्ट है ना, आइदर यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट या फिर आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. ये वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लिखी गई हैं मुगल एम्पायर के दौरान. सम और द अदर टाइम आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, कि 4 बुक्स के नाम दिए हैं, 4 ऑथर्स दिए हुए हैं और आपको बोला जाए कि प्लीज मैच कर लीजिए. ठीक है, यू मैच इट एंड टेल द राइट कॉम्बिनेशंस. अब यहाँ पे ये नाम भी थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर पर्शियन में फारसी भाषा में लिखी गई किताबें हैं, पर्शियन लैंग्वेज में. और जो ऑथर्स हैं उनके नाम भी ऑब्वियसली थोड़े से अलग हैं, याद करने में मुश्किल आएगी. कुछ 4-5 नाम 5-6 नाम आप याद कर लीजिए. मैच द फॉलोइंग में आपको कोई ना कोई नाम तो दिख ही जाएगा. तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस याद करके मैच नहीं करना है. जो ऑप्शन आपको याद है उसको देख के आपको बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करके मैच करने हैं. अगर ताजुल मासिर हसन निजामी से मैच कर रहा है, हसन निजामी ने लिखी है ताजुल मासिर, और आपको ये चीज याद है, तो आप बाकी के कॉम्बिनेशंस अपने आप बना लेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे ही तो दिए होते हैं ऑप्शंस ना आपके. तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करनी है. हिस्ट्री में पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है और रिटेन करने के लिए भी बहुत कुछ है. इफ यू फोकस ऑन द थिंग कि आप एक एक चीज रिटेन कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, स्पेशली जब ऐसे कुछ चीजें आ जाती हैं आपके सामने जिन्हें याद करना, जिन्हें रिटेन करना आपको मुश्किल लग रहा है. आपने 4-5 नाम याद कर लिए इंपॉर्टेंट वंस, एंड देन यू कैन ऑलवेज प्ले ऑन इट. ओके, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये नाम तो मैंने पढ़ा था और ये वाला तो मुझे आता है. नाउ लेट्स मेक द कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन दिस. ओके, so you can just have a look at this, take a screenshot or write it down. Coming to the architectural legacy. अब मुगल आर्किटेक्चर जो है ना, उसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे गार्डन्स, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इंटीग्रेट डिजाइन्स. ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाते हैं मुगल एम्पायर के. मुगल एम्पायर में बहुत सारे गार्डन्स बने हैं, बहुत सारे. जैसे ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस मुगल गार्डन जो दिल्ली में है इस समय. और ताजमहल के आगे भी आप जब देखते हैं ना, तो देयर इज अ पैच ऑफ गार्डन फ्रॉम बोथ द साइड्स. अब इसको ना अगर आप ताजमहल को देखें तो बीच में ताजमहल है, उसके आगे 2 साइड पे आपको गार्डन्स दिखेंगे, पीछे भी ऐसे ही है एग्जैक्टली 2 गार्डन्स है. ओके, दिस इज कॉल्ड चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ये चारबाग स्टाइल इंट्रोड्यूस किसने की थी? बाबर ने. ओके, ये पर्शियन स्टाइल है, पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये बाबर ने इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे. तो दैट इज चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ऑल्दो वो बनवाया शाहजहां ने है, बट दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर. ओके, तो जो भी गार्डन्स बने हैं ना मुगल एम्पायर में, वो बड़े सिमेट्रिकल हैं डिजाइन में. सिमेट्रिकल आप समझते हैं डिजाइन, सिमेट्रिकल डिजाइन जिनको आप बीच से हाफ कर सकते हैं. किसी भी डिजाइन को जब आप एकदम बीचों बीच से हाफ कर सकते हैं, दैट इज सिमेट्रिकल डिजाइन. तो मुगल एम्पायर में बनाए गए जितने भी गार्डन्स हैं स्पेशली, वो उनकी सिमेट्रिकल डिजाइन है. दे आर इक्वली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, आइदर 2 और 4. ओके, इंटीग्रेट वर्क. नाउ लुक एट दिस वर्क. ये जो आपको दिख रहा है दिस फ्लावर्स, ये जो क्रीपर वाला वर्क दिख रहा है पिलर्स पे एंड यहाँ पे भी, ये जो इंटीग्रेट डिजाइन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके मुगल एम्पायर का, उसके आर्किटेक्चर का. अगर आप ताजमहल पे भी देखेंगे ना, तो वहाँ के गेट पे, जब मेन एंट्रेंस जो है ताजमहल का, वहाँ के गेट पे ना उर्दू से बहुत सारी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं उर्दू में पूरे गेट पे, और वो ही डिजाइन है. कुरान की आयतों को एज अ डिजाइन यूज किया गया है ताजमहल के स्ट्रक्चर पे. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट ताजमहल, हैव अ लुक एट दिस, थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करिएगा. कुरान की आयतें लिखी हुई हैं. तो ये जो बहुत बारीक काम किया गया है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल एम्पायर आर्किटेक्चर. ओके, नाउ दीज आर अ फ्यू फीचर्स जो और हमें देखने को मिल जाते हैं मुगल एम्पायर के आर्किटेक्चर में. देख लेते हैं. ब्लेंड ऑफ टर्किश, पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर. यहाँ पे कौन कौन सी स्टाइल्स देखने को मिल रही हैं हमें? टर्किश, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल. ओके, एक्सेसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन.
रेड फोर्ट देखा है आपने? देखा नहीं होगा तो पिक्चर्स में देखा होगा या ऐसे देखा होगा। तो वहां पे क्या है, पूरा फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना है। और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं या फिर रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल जहाँ पे हुआ है। तो हम मुगल आर्किटेक्चर में ना दो तरीके के स्टोन्स का यूज देखते हैं बहुत लार्ज स्केल पे। एक तो आपका ये रेड सैंडस्टोन हो गया, दूसरा व्हाइट मार्बल। ठीक है, व्हाइट मार्बल सिर्फ ताजमहल ही नहीं है जो व्हाइट मार्बल से बना है, वेरियस स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ टोम्स। टोम समझते हैं ना, दिस टोम शेप, मकबरा जिसे कहते हैं। टोम को हिंदी में या उर्दू में मकबरा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे when somebody dies तो उनको दफन करके, उनको बरी करके उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है दैट इज योर टोम। तो टोम का जो निर्माण है वो आपको मुगल एम्पायर में देखने को मिलेगा। वेरियस टोम्स आर मेड, वेरियस। आपको हुमायूं का टोम मिल जाएगा, अकबर का टोम मिल जाएगा, एंड देन गुलबदन बेग, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द नेम, सॉरी आई एम जस्ट, नूरजहां ने अपने फादर का टोम बनवाया है। ओके, sometimes you just go blank on names. कंस्ट्रक्शन ऑफ मजोलियम्स, ठीक है, बहुत सारे मजोलियम्स बने हैं, डोम्स बने हैं, दिस डोम स्ट्रक्चर। ओके, ये जो आपको ताजमहल में डोम स्ट्रक्चर मिल रहा है दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ मुगल एम्पायर। ऑल्दो डोम स्ट्रक्चर हम थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत में भी देखते हैं, बट एक्सटेंसिव यूज कहाँ हुआ है, एक्सटेंसिव प्रिविलेंस कहाँ मिली है, वो हमें मुगल एम्पायर में मिली है। ठीक है, डोम्स हो गए आपके, डोम्स हो गए, एंड दिस जाली वर्क, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाली वर्क। ताजमहल में भी अगर आप देखेंगे ना तो जाली बनी हुई है, बहुत सारी जालियां बनी हुई हैं, झरोखा जिसे कहते हैं। तो दिस जाली वर्क जो था ना, और ये ऐसा तो नहीं है ये किसी और मटेरियल से नहीं बनी है, ये बिल्डिंग में ही बनी हुई है। जिस मटेरियल से, जिस भी स्टोन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है, उसी स्टोन को काट के ब्यूटीफुली कार्व करके ये जालियां बनाई गई हैं। तो ये जो जाली वर्क है ये आपको मुगल एम्पायर में ही सिर्फ देखने को मिलेगा, एंड इट वॉज मेड एक्सटेंसिवली। ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। आप ताजमहल में देख लें, आप जोधा पैलेस में देख लें, जोधाबाई के पैलेस में भी बहुत ज़्यादा जाली वर्क मिल जाता है आपको। तो जाली वर्क जो है वो आपको मुगल एम्पायर से ही देखने को मिलेगा, और यहीं से ये मतलब यही इसकी प्रिविलेंस है जाली वर्क की। मुगल इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट। अब आर्ट का क्या इन्फ्लुएंस है ये देखते हैं हम। आर्ट में क्या है, मुगल एम्पायर पे मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो बहुत प्रेवलेंट है, वो बहुत आपको बड़े मात्रा में, बड़े स्तर पे देखने को मिलती है। मिनिएचर पेंटिंग क्या है, ह्यूमंस की फिगरिन बनाना या ह्यूमन पेंटिंग्स ही बनाना, ह्यूमन से रिलेटेड ही, बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, स्मॉल साइज में, स्मॉल स्केल पे मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पे भी आपको पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक स्टाइल दिख जाएगी पेंटिंग्स में। दिस इज अ मिनिएचर पेंटिंग ये जो है, और ये पेंटिंग है इबादत खाने की। ओके, इबादत खाना भी हम लोगों ने पढ़ा, दीन इलाही, जहाँ पे वो कंडक्ट की जाती थी असेंबली दीन इलाही की, दैट वाज इबादत खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन के, एंड बीच में बादशाह बैठे हैं यानी कि अकबर, और इसकी पेंटिंग बनाई गई है, इसको डिपिक्ट करने के लिए पेंटिंग बनाई गई है, विच इज अ मिनिएचर स्टाइल। दिस इज ऑल्सो मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अच्छा, अगर आपको ये दिख रहा है, इफ यू कैन सी दिस, आप फिगर आउट कर पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो इबादत खाना हो गया, यहाँ पे आप फिगर आउट कर पा रहे हैं? नहीं, आई टेल यू व्हाट इज दिस। ये है तुलादान। ठीक है, अकबर ने शुरू किया था, जिसे हम हिंदी में तुलादान कहते हैं। अकबर ने शुरू किया था, व्हाट ही यूज्ड टू डू, कि अपने बर्थडे पे या स्पेशल ओकेजन्स पे ये ऐसे बड़ा सा तराजू मंगाता था। ठीक है, एक साइड पे खुद बैठता था और एक साइड पे सोने और वेरियस ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स और जो भी वैल्यूएबल आइटम्स होते थे उनको रखा जाता था। और रखते रखते इतना रखा जाता था कि वो जो तराजू है वो बैलेंस हो जाए एकदम। अकबर के वेट के बराबर बेसिकली वैल्यूएबल आइटम्स लोगों में बांटे जाते थे, जरूरतमंद लोगों में, या वो दान करता था लोगों को। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज स्टार्टेड बाय अकबर, और यही डिपिक्ट किया गया है इस पिक्चर में। ओके, नाउ हाउ दिस किंगडम, नॉट किंगडम, इनफैक्ट एम्पायर, ये साम्राज्य कैसे इसका अंत हुआ है, हाउ इट केम टू एन एंड। लेट्स सी दिस। Decline began in late 17th century. Okay, the decline started in late 17th century due to internal strife, colonial pressure and economic challenges. Colonial pressure, जब हम एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, जब हम जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। उसमें हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर में ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो गया था। ठीक है, ऑल्दो they came with the intention of trading,
but very soon, very quickly it changed into colonial interest. वो आए थे व्यापार का उद्देश्य लेके, बट बहुत ही जल्दी उनका ये उद्देश्य जो है वो रूल करने के या राज करने के उद्देश्य में बदल गया। तो वो प्रेशर जो क्रिएट हुआ, किसी बाहरी का आना यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से, पहले व्यापार स्टैब्लिश करना और उसके बाद ये कोर्ट के मैटर्स में या फिर इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करके अपना आधिपत्य जमाना, उससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ, जो दबाव क्रिएट हुआ, वो उसने बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल किया है डिक्लाइन में मुगल एम्पायर के। दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड कि कॉलोनियल प्रेशर जो था ब्रिटिशर्स का या जो भी यूरोपियंस आए, उनका जो प्रेशर बना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके डिक्लाइन में, ठीक है, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में, क्योंकि उसी की वजह से ओरिजिनेट होते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस। पहले जब वो ट्रेड के उद्देश्य से आए थे यूरोपियंस, तो धीरे धीरे करके जब उन्होंने अपना इंटरफेरेंस बढ़ाना शुरू हुआ, इकोनॉमी इफेक्ट होना शुरू हुई, क्योंकि दे वर बिजनेसमैन, दे वर ट्रेडर्स, उनको बहुत अच्छे से पता था उन्हें अपना फायदा कैसे देखना है। और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह का ट्रेड नहीं किया जाता था जहाँ पे सिर्फ अपने इंटरेस्ट फुलफिल किए जाए, जहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए, ठीक है। तो वो इंटेंशन जो था ट्रेड का, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को नहीं मिलता है इससे पहले। बट जब वो आए, जब यूरोपियंस आए और उन्होंने इस तरह से ट्रेड करना शुरू किया, तो इट वाज लाइक अ शॉक फॉर पीपल ओवर हियर। और चूंकि इस चीज को संभाला नहीं जा सका टाइमली, हेंस इट रिजल्टेड इनटू वेरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज्यादा हम डिप्रिवेशन देखने को मिलता है हमें, और वो एक बड़ा कारण बनता है मुगल साम्राज्य के पतन का, ठीक है। कॉजेज ऑफ फॉल में देख लेते हैं, वेरियस कॉजेज हैं, ऑल्दो सिर्फ कॉलोनियल प्रेशर नहीं है। औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज थी जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट थी, बहुत ही स्टॉन्च थी, जिसमें किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। और किसी भी चीज में जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो उसका टूटना तय है, लचीलापन नहीं होगा तो वो चीज खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही हुआ, औरंगजेब की पॉलिसी में बहुत स्टॉन्च उसकी पॉलिसीज थी, स्ट्रिंजेंसी बहुत ज्यादा थी, एंड हेंस इट लेड टू द डिक्लाइन। इंस्टीट्यूशन ऑफ मुगल स्टेट, मुगल स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, बहुत करप्शन आ गया था उनमें लेटली, उसकी वजह से भी ये डिक्लाइन हुआ है। जागीरदारी क्राइसिस, यही मनसबदारी जो थी वो बाद में जागीरदारी में बदल जाती है। बट अब जागीरदारी में होता क्या है कि मनसबदार जो भी लैंड टैक्स कलेक्ट करते थे उसका एक हिस्सा देते थे मुगल एम्पायर को, मुगल एम्परर को, मुगल ट्रेजरी में जाता था। जागीरदार वो सारा हिस्सा खुद रखते थे, ठीक है। दे बिकेम द फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत बन गए थे वो, ठीक है। तो वो सारा हिस्सा खुद रखते थे, ट्रेजरी में कुछ जा नहीं रहा था, इसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रिवेशन होना शुरू हो गया था। वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, हम आगे देखेंगे, लेटर मुगल्स करके हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे औरंगजेब के बाद आने वाले जितने भी शासक थे, दे वर नॉट एफिशिएंट एट ऑल। इसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ। नो अपग्रेडेशन ऑफ आर्मी, अब आर्मी में कोई अपग्रेडेशन हो ही नहीं रहा था, जो जैसा चल रहा था स्टैग्नेंसी बनी हुई थी, जो भी टेक्निक्स बाबर लेके आया था वो उसी पे काम कर रहे थे, एंड दे डिड नॉट बॉदर टू अपग्रेड द आर्मी, सॉरी। और कोई भी चीज अगर अपग्रेड नहीं हो रही है तो डेफिनेटली इट विल गो रॉटन, अपग्रेड नहीं होगा तो लेफ्ट आउट हो ही जाएगी कोई भी चीज। तो वही हुआ है, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, आर्मी भी एकदम मोनोटोनस हो गई और किसी भी तरीके का वो एडवांसमेंट नहीं कर पाई। एक समय के बाद अगर अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, किसी चीज में एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, तो पुरानी होने के साथ साथ वो इनएफिशिएंट भी हो जाती है। तो वही हुआ है मुगल आर्मी के साथ भी। स्ट्रक्चर ऑफ मुगल नोबिलिटी लीडिंग टू फैक्शंस। नाउ अब जो मुगल एम्पायर था ना, उसमें सेक्शंस ऑफ मुगल नोबल्स थे। नोबल्स आप समझते हैं ना, एलीट क्लास, जो कुलीन वर्ग होता है, उनमें भी वेरियस सेक्शंस थे, अलग अलग ग्रुप्स थे। कुलीन वर्ग में भी अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग गुट थे, जिनमें आपस में इतना टकराव होने लगा कि कोर्ट का जो एफिशिएंट वर्किंग होता है ना मुगल कोर्ट का, वो इफेक्ट होने लगा। लोग एक दूसरे की बात से सहमत ही नहीं थे, ना एक दूसरे की बात सुनने को राजी थे। इस वजह से ना डिसीजंस लिए जा सके एफिशिएंटली, ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। एंड दिस फैक्शन और दिस रिफ्ट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ माइटी मुगल एम्पायर, so called mighty Mughal empire. Defective law of succession.
लॉ ऑफ सक्सेशन जो था वो डिफेक्टिव था, कोई ऐसा रूल नहीं था, एफिशिएंट रूलर्स नहीं आए उसके बाद, जिसकी वजह से ये सक्सेशन वाला जो एरिया है ना, दिस रियली अफेक्टेड मुगल एम्पायर। हुआ क्या कि औरंगजेब के बाद उसके जो भी सक्सेसर्स आए थे, दे वर नॉट एफिशिएंट एंड इट सीम्ड एज इफ दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग। सबका अलग अलग एरिया था, सबके अलग अलग इंटरेस्ट एरिया थे। दे वर नॉट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स और रूलर्स। किसी का भी रूलिंग में, राज्य करने में किसी का भी बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा। इसकी वजह से भी ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी नेगेटिवली। देन केम राइज ऑफ मराठास। पैरेलली जब हम मराठास का पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर के साथ ही साथ मराठों का उदय होना शुरू हो गया था। स्पेशली इन लेटर फेज ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, मराठास जो थे वो पावर गेन कर रहे थे शिवाजी के अंडर, एंड दिस वाज अ वेरी बिग थ्रेट टू मुगल एम्पायर। we'll see this in detail in Marathas chapter. And periphery became strong. Now periphery is what? किनारे का एरिया, ठीक है, पेरिफेरी इज किनारा, यू नो, आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री पे मुगल एम्पायर की जो भी पावर्स थी वो बहुत स्ट्रांग हो रही थी। अब आउटर बाउंड्री क्या है? आउटर बाउंड्री मतलब यहाँ फॉरेन से नहीं है, इंडिया में ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मुगल एम्पायर के बाहर भी जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, जैसे मराठास ही, ठीक है, अब उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली करना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की धीरे 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 करके। वैसे ही वेरियस अदर पावर्स एज वेल। जाट्स वर अ वेरी बिग थ्रेट औरंगजेब के टाइम पे। वो उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने काउंटर किया था मुगल एम्पायर को, मुगल पावर को औरंगजेब के टाइम पे। सिक्स वर ऑल्सो ओरिजिनेटिंग एंड दे वर गेनिंग पावर। तो ऐसे कर करके पेरीफेरी पे, यानी कि किनारों पे जो छोटी छोटी ताकतें थी वो शक्ति गेन कर रही थी, वो पावर गेन कर रही थी, और उसकी वजह से ये जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर पड़ रही थी। So these were the multiple factors which resulted into fall of Mughal Empire. This was it. ये हमारा आज का लेक्चर था मुगल एम्पायर का। इट वॉज अ बिग टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्चुअल नॉलेज है, यू विल गेट इट इन योर नोट्स। बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज go on YouTube, okay, and find some really nice documentary of Mughal Empire. There are various documentaries, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आपको ऐसे पढ़ना मोनोटोनस लग रहा है, जो कि एक टाइम के बाद हो जाता है थोड़ा सा, थ्योरीज पढ़ना, फैक्ट्स पढ़ना, तो आप कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ढूंढ लीजिए उस टॉपिक का, थोड़ी सी रिसर्च करके देखिए। अगर आप हिस्ट्री में रियली इंटरेस्टेड हैं तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्री, एंड वॉच इट। फिर मुझे आप लाइव सेशन में बताइएगा संडे में, अगर आप में से किसी ने भी देखा है मुगल एम्पायर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री, एंड देन टेल मी कि हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज, आपको कैसा लगा उसे देख के, ठीक है। हिस्ट्री को जितना देख के पढ़ेंगे उतना आसान होगा आपके लिए समझना। सो विद दिस, कीप लर्निंग हिस्ट्री, कीप लिविंग हिस्ट्री, एंड वील मीट वेरी सून। थैंक यू एंड जय हिंद।